मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एपेक्स कॉलेज मकराना के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बीएससी पार्ट 4 में हमारा नेक्स्ट यूनिट और न्यू यूनिट एक्सीलरेटर्स इसके बारे में पढ़ेंगे। और त्वरित्र सबसे पहले एक्सीलरेटर्स क्या होते हैं, इसलिए यूज में लिए जाते हैं, हम इसका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्सीलरेटर्स क्या होते हैं। वे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा कोई भी एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटॉमिक चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, अल्फा कण हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। हम उनको क्या करें, गतिज ऊर्जा प्रदान करें। क्या गतिज ऊर्जा, अर्थात हम उनको क्या दें, काइनेटिक एनर्जी। यदि हम उनको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा देंगे तो वो क्या करने लग जाएंगे, एक्सेलरेट करने लग जाएंगे, और उन्हें हम एक्सेलरेटर कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेलरेटर्स के बारे में सबसे पहले बताया था वो रदरफोर्ड ने बताया था। इसके बाद यदि जो नाभिक हैं, नाभिक के प्रयोगों में डिजाइन के लिए हमने विभिन्न टाइप के एक्सेलरेटर्स काम में लिए, जैसे कि क्रॉफ्ट द्वारा बनाए गए त्वरित्र, यानी कि जो क्रॉफ्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसा एक्सीलरेटर बनाया जिससे 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन का उपयोग कर हम एक, और 1932 में दूसरे साइंटिस्ट, उनका नाम है कैवेंडिश, उन्होंने प्रयोगशाला में लिथियम के लिए कुछ प्रयोग किए। हम ओई लॉरेंस ने सर्वप्रथम ऐसा एक त्वरित्र बनाया जिससे चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। छोटी छोटी बातें, एक बार इनको आप ध्यान से सुन लीजिए। अगेन, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, हम क्लास 12 में पढ़ा होगा। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ऐसा साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, एक्सीलरेटर की अपनी सीमाएं होती हैं और इस मशीन से जो भी हाई रिलेटिविस्टिक एनर्जी है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो अति उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कण को प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो एक्सीलरेटर्स हैं उनका यूज करना पड़ा। यह है बीटाट्रॉन, लीनियर एक्सीलरेटर एंड सिंक्रोट्रॉन प्रोटॉन। सबसे पहले हमने एक पढ़ा साइक्लोट्रॉन, उसकी कुछ लिमिटेशंस आई। उसके बाद हम पढ़ेंगे बीटाट्रॉन के बाद में हम पढ़ेंगे लीनियर एक्सीलरेटर एंड सिंक्रोट्रॉन एक्सेट्रा। ठीक है, जो हमारे चैप्टर हैं एक्सीलरेटर, हम इसमें मेनली साइक्लोट्रॉन, सिंकोसाइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन आदि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयन सोर्स। आयन सोर्स क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं आयन सोर्स। आयन सोर्सेस क्या है, सबसे पहले आयन्स क्या होते हैं, जिनमें दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन्स को क्या कहते हैं, कैटायंस, और नेगेटिव आयन्स को क्या कहते हैं, एनायन। पॉजिटिव आयन क्या कहते हैं, घनायन, और इसको ऋणायन। यदि सभी कण त्वरित्रों को एक आयन सोर्स की आवश्यकता होती है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन के लिए एक हम क्या लेते हैं, हॉट फिलामेंट को इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन के लिए किसको लेते हैं, हॉट फिलामेंट। किसको, हॉट फिलामेंट को इलेक्ट्रॉन के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि जो हमें घनायन स्रोत है वो किस प्रकार का होता है। हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसमें क्या होता है, एक गैस चैम्बर होता है, एक समांतरित्र होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो घनायन स्रोत किस प्रकार का होता है। नाभिक के कणों के लिए जो भी निर्वात, जो भी निसर्जन नालिका कह सकते हो, वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, यहाँ से कोई भी गैस एंटर करती, क्या कोई भी गैस एंटर करेगी, उसके बाद यहाँ से कोई गैस एंटर करने के बाद यहाँ पर एक समांतरित्र होता है और ये चेंबर होता है, इसको कहेंगे समांतरित्र, इसको कहेंगे चेंबर। ठीक है, यदि इसमें क्या हो, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई -100 वोल्ट, कितना 100 वोल्ट है,
वोल्ट नहीं है, वोल्ट है, वोल्ट। वोल्ट किसका है? यदि हम पोटेंशियल का एक फिलामेंट ले लें और उसके सामने कुछ इस प्रकार से एक स्प्लिट रख दें तो नीचे भी सिमिलर होगा। इस प्रकार से कोई चेंबर है जहां पर यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर आयन का निकास होगा और यहाँ पर क्या आएगा सामने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस प्रकार हम गहराई के लिए इसमें क्या है, एक गैस में, इस चेंबर में गैस प्रोवाइड कराएंगे। गैस प्रोवाइड कराने के बाद में एक हम 100 वोल्ट का फिलामेंट चेंबर लेते हैं, जहां से इससे टकराने के बाद यहाँ से क्या होंगे, आयन का निकास होने लग जाएगा। ठीक है। यदि हम पढ़ते हैं कि लीनियर एसिलेटर, दूसरा टॉपिक हमारा लीनियर एसिलेटर। लीनियर एसिलेटर क्या है? जब हम एसिलेटर्स को एक लेंथ यदि की एक सेम लाइन में जोड़ दिया जाए, लीनियर मतलब रेखीय। रेखीय एसिलेटर्स क्या है? यदि हम एसिलेटर्स को यदि एक सिंपल रेखा या सरल रेखीय चित्र में दर्शा दिया जाए तो क्या होगा, लीनियर एसिलेटर्स। वो कैसे होते हैं? सपोज कीजिए जो आयन पुंज है यदि विभिन्न रेखीय त्वरित्र L1, L2, L3 लंबाई के हो, क्या L1, L2, L3, L4 और Ln। कोई भी एक बेलनाकार ट्यूब होती है जिनके बीच में समान दूरी का अंतराल होता है, अर्थात सपोज कीजिए ठीक है। इस प्रकार से ट्यूब्स होती है, इनके बीच में क्या होता है, जो भी दूरी है, जैसे ये L है, ये भी क्या होगी, इस प्रकार से कई लगा सकते हैं, L है। और यदि इनमें कोई L है तथा हमें पता लेमडा इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, म्यू लेमडा। तो हमें पता है लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई म्यू। म्यू को हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी होती है, हम इसको खाली सकते हैं। अगेन हम मानते हैं कि विद्युत स्रोत के कारण अपवाह नलिका क्या होगी, C1, C2, C5 हो तो वो क्या होगी, धनात्मक होगी। यदि जिसे हमने C1, C2, C3, C4, 5 लिखा तो 1, 3 एंड 5 क्या होगी, विषम वाली क्या होगी, धनात्मक। तथा जो C1 ये क्या है, धनात्मक, ये क्या है, धनात्मक। जो C2 होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होती है। तो जो भी इनका हाफ लाइफ टाइम है वो क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम के बाद जब C1, C2 सपोज कीजिए ये पहले क्या है, धनात्मक, ये भी धनात्मक, जब इनका आधा टाइम हो जाएगा मतलब T/2 के बाद में ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये हो जाएगी पॉजिटिव, ये हो जाएगी नेगेटिव। अर्थात हाफ लाइफ टाइम के बाद ये अपनी जो भी चीजें हैं, अर्थात जो पोलरिटीज हैं, इनके पॉजिटिव वाले क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इनमें क्या होता है कि यदि हम इनका आवर्तकाल T मान लें, क्या मान लें, T, तो हमारे पास कुछ चीज इस प्रकार से आती है। हम मान लेते हैं कि इनका विभवांतर क्या है, हम मान लेते हैं कि आवर्तकाल क्या है T, विभवांतर क्या मान ले, V डैश का, V डैश। तो हमें पता है यदि ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी है तो दो क्रमांक नलिकाओं के मध्य यदि पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इस और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की मान ले तो V डैश इक्वल टू क्या होगा, V cos ओमेगा नॉट T, यही तो होगा। V डैश इक्वल टू क्या होगा, V cos ओमेगा नॉट T। तथा यदि हम इनको हम माने कि T टाइम के बाद में क्या होती है, इनकी पोलरिटी चेंज हो जाती है, तो T इक्वल टू क्या लिखेंगे, T/2। क्या लिखेंगे, T/2। T/2 टाइम पर, T/2 टाइम पर क्या होगा, T/2 टाइम पर क्या होगा, Ln बटा Vn। जहां Ln क्या है, Ln क्या होता है, Ln होता है कि नलिका अंतराल, क्या Nv नलिका अंतराल, Ln क्या है, Nv नलिका अंतराल। और Vn क्या है, ये Vn क्या है,
आयन का वेग, ये क्या है, आयन का वेग, ठीक है, आयन का वेग है, ठीक है, हमें पता है। तो प्रत्येक नलिका के अंतराल के लिए हमें एक ऊर्जा में वृद्धि होगी, वह क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ठीक है। अतः एन नलिकाएं पार करेगा, कितना, एन नलिकाएं, तो क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एन ई वी। पता है वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू को ई मान लेते हैं, डब्ल्यू को क्या मान ले, ई, और क्यू को मान ले स्मॉल ई, तो W इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू ई, ये तो हो गया V इंटू ई। यदि n नलिकाएं मान लिया जाए तो क्या होगा, N E V, तो Vn की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है वेलोसिटी, तो Vn की वैल्यू क्या हो जाएगी, N E ये V इंटू 2 बाई m का अंडर रूट, होगा या नहीं होगा, होगा। Vn की वैल्यू क्या होगी, 2NeV बाई m, और T/2 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, T/2। हम लिखते हैं कि एनवी नली की लंबाई निम्न प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, Ln इक्वल टू क्या होता है, T/2 इंटू 2NeV बाई m, ठीक है, लिख सकते हैं 2, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है 1/t। यदि हम इसको उल्टा कर दें, यदि हम इसको उल्टा कर दें तो Ln को किस प्रकार लिख सकते हैं, यदि हम फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 1/t, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 1/t, Ln हो जाएगा, Ln हो जाएगा 1/2f अंडर रूट 2NeV बाई m। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि आवर्ती के संगत वेवलेंथ क्या माने, लैम्डा, वेवलेंथ क्या माने, वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य क्या माने, लैम्डा, c इक्वल टू क्या होता है, म्यू लैम्डा, तो c इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ लैम्डा, c इक्वल टू एफ लैम्डा लिख सकते हैं। तो Ln इक्वल टू क्या आएगा, Ln इक्वल टू आएगा हमारे पास, जो Ln की वैल्यू है वह क्या आएगी, Ln की वैल्यू आएगी 1/2f। 1/f को क्या लिख सकते हैं, देखो इधर से देखो, 1f को क्या लिख सकते हैं, c बाई लेमडा, तो 1/f को क्या लिखेंगे, लेमडा बाई c, तो इधर लिख देंगे लेमडा बाई 2c, लेमडा बाई 2 अंडर रूट 2NeV बाई mc स्क्वायर, अर्थात जो Ln इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्मॉल n, Ln क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल n, अर्थात L1 L2 का रेशियो किसके बराबर होगा, L1 L2, हम लिखते हैं L1 L2 L3 L4, ये क्या होगा 1 रेशियो अंडर रूट 2 रेशियो अंडर रूट 3 रेशियो अंडर रूट 4 का मतलब 4 या अंडर रूट 4 को 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 2 अंडर रूट 3, यह n प्रकार से जाएगी। तो हम यदि पूरे रेखीय जो भी हमारे एक्सीलरेटर में n अपॉन नलिकाएं हो, कैपिटल N अपॉन नलिकाएं हो, कितने हो, कैपिटल L अपॉन नलिकाएं, कितने, कैपिटल N अपॉन नलिकाएं हो, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, गना n की E इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n, सॉरी कैपिटल N E इंटू V, कैपिटल N इंटू V होगी। हम मान ले कि यदि रेखीय एक्सीलरेटर में कणों को भेजने के लिए इनकी ऊर्जा पहले क्या थी, के, पहले ऊर्जा क्या थी, के, तथा n नलिकाएं पार करने में, n नलिकाएं पार करने में जो वेग होगा वह किस प्रकार से होगा, के क्या है, के है जो लीनियर एक्सीलरेटर है उसको भेजने के लिए इसकी ऊर्जा, लीनियर एक्सीलरेटर के लिए इनकी ऊर्जा अब इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि हाफ v स्क्वायर m इक्वल टू n e कैपिटल V प्लस k, k क्या थी पहले काइनेटिक एनर्जी, तो Vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vn इक्वल टू हो जाएगा Vn में निकालना है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2NeV प्लस कैपिटल K बाय m
का अंडर रूट, क्या अंडर रूट, यदि हम ये हमने निकाला Vn, आगे निकल के क्या आ जाएगा 1/2f अंडर रूट 2 NeV प्लस a/n। ठीक है, हमने पढ़ा कि एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं, लीनियर एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं। अगेन हमारा अगला पॉइंट है कि कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी। लिमिटेशंस क्या है, जो रेखीय एक्सेलरेटर्स होती है उनकी साइज क्या होती है, बहुत लंबी होती है। हर चीज़ की कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी होती है। इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट्स है अर्थात इनकी सबसे बड़ा यह सीमाएं हैं तो यह है कि इनकी लंबाई क्या होती है, बहुत होती है, लगभग 3 किलोमीटर होने के कारण यह क्या हो जाता है, असुविधाजनक। तो हम वेवगाइड एक्सेलरेटर का यूज करते हैं। वेवगाइड एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं, वेवगाइड एक्सेलरेटर्स में क्या करते हैं कि इनमें हम जो भी आधुनिक रेखीय एक्सेलरेटर्स हैं उनके लिए हम इनका उपयोग करते हैं। और इनमें जो आवृत्ति होती है, इनमें आवृत्ति होती है वह होती है 3000 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है। कुछ विशेष अवस्थाओं में इनका हम पालन कर सकते हैं, लेकिन एक रेजोनेंस का नाम सुना होगा आपने, अनुवादक, क्या अनुवादक, 12th क्लास में पढ़ा होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट भी पढ़ा होगा इंस्ट्रूमेंट। तो इस प्रकार हम जो इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए हम कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलने के कारण इनका वेग क्या हो जाता है, लगभग c के बराबर हो जाता है। यदि c का वेग है मतलब इनकी स्पीड क्या है, बहुत अच्छी खासी स्पीड है, तो हम इनको इस प्रकार लगा सकते हैं कि जो एंगुलर डिसेस है, जैसे इस प्रकार सपोज कीजिए ये थोड़ी इस प्रकार से इनके जस्ट नीचे क्या होगा, ये क्या है, कोई भी डिस्क का मतलब चकतियां हैं इधर सपोज कीजिए, जो चकतियां हैं इनके बीच में, यदि इनके बीच की लेंथ हम मान लें 2b, ये क्या मान लें 2a, तो ये क्या हो गया, डिस्क लोडेड वेवगाइड, इसको कहते हैं डिस्क लोडेड वेवगाइड या तरंग पथक त्वरित्र। ठीक है, कल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सीलरेटर, कुछ इस प्रकार के होते हैं जो स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सीलरेटर होते हैं। और हमारा अगला टॉपिक होगा साइक्लोट्रॉन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन में आप सभी छात्र छात्राओं का अगेन एपेक्स कॉलेज मकराना परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अगेन थैंक यू सो मच।